हाँ तो प्यारे बेटा, सभी को जय हिंद। आज हम लोग 12वीं कक्षा का जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। अभी जो आपके सेट के पेपर हुए थे, उस सेट के पेपर में भी ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपके फाइनल के पेपर होंगे उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटे, जो प्रश्न है आपका, पूर्ति के नियम से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई? चित्र व तालिका सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, आपको डायग्राम और टेबल्स के माध्यम से इस प्रश्न की व्याख्या करनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या होता है? इससे पहले बेटा हम लोग मांग के नियम की बात कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो। जो मांग और कीमत होती है, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत में विपरीत संबंध, यानी कीमत घटती है मांग बढ़ती है, और कीमत बढ़ती है मांग घटती है। परंतु जब हम पूर्ति के नियम की बात करेंगे, पूर्ति का नियम इसके विपरीत है, इसके उल्टा है। उल्टा कैसे है? पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति भी घट जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होता है? जो विक्रेता होते हैं, जो वस्तु बेचने वाले होते हैं, उत्पादक होते हैं, कहीं ना कहीं ऊंची कीमतों पर ज्यादा वस्तुएं बेचना चाहते हैं, इसलिए वो ज्यादा वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, कम कीमत पर वे कम सामान बेचना चाहते हैं, इसलिए वो कम वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। कम कीमतों पर वो सामान को बेचने की बजाय स्टोर करना पसंद करते हैं। ठीक है मेरे बेटा, तो पूर्ति का नियम क्या कहता है? पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी पूर्ति भी घट जाती है, और जब कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है। ठीक है मेरे बेटा। अब ये अन्य बातें क्या होती है बेटा? अन्य बातें वे सभी बातें जो कीमत के अलावा किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं, उन सभी बातों हम लोग स्थिर मान लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पूर्ति के नियम की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, अब कहा इसको चित्र व तालिका सहित बताइए। तो सबसे पहले तालिका बनाते हैं, उसमें समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक तरफ लेते हैं कीमत, दूसरी तरफ क्या लेते हैं आप इसकी? पूर्ति, पूर्ति की मात्रा। ठीक है मेरे बेटा, देखिए मान लीजिए कीमत 10 रुपए है, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है, तो आप उस वस्तु की 100 मात्राएं बेचने के लिए तैयार हैं। ठीक है मेरे बेटा, अगर कीमत कितनी है रुपीज में, 10 रुपए है, तो आप उसकी 100 वस्तुओं की पूर्ति करने के तैयार हैं। अगर कीमत बढ़कर 20 हो जाती है तो आप वस्तुओं की ज्यादा मात्रा बेचना चाहेंगे। मान लीजिए आप 200 मात्रा बेचना चाहते हैं, कीमत बढ़कर 30 हो जाती है, पूर्ति बढ़कर कितनी हो जाती है? 300 हो जाती है। कीमत बढ़कर 40 हो जाती है, पूर्ति बढ़कर 400 हो जाती है। क्या मतलब है इसका? कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है। मतलब जो विक्रेता होता है, वस्तु बेचने वाला होता है, ऊंची कीमतों पर ज्यादा सामान बेचना चाहेगा। ठीक है, उल्टा पढ़ लीजिए, कीमत घटेगी, कीमत 40 है, पूर्ति 400 है, कीमत 30, पूर्ति घटकर 300 हो गई, कीमत 20, पूर्ति घटकर 200 हो जाएगी। जैसे कीमत घटती है तो पूर्ति भी घट जाती है, और अगर कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है मेरे बेटा। अब इसके बाद हम इसी बात को हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। एग्जाम में आपको तालिका और डायग्राम दोनों को एक्सप्लेन भी करना है। OX OY, ओके। यहां पर OY पर हम लोग कीमत ले लेते हैं, और यहां पर क्या लेते हैं हम? पूर्ति की मात्रा। ठीक है, पूर्ति की मात्रा, ओके। अब देखिए, जो पूर्ति वक्र क्या होता है? पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ये सप्लाई कर रहा है आपका। ओके, मान लीजिए कीमत OP है, OP कीमत पर कोई विक्रेता किसी वस्तु की OQ मात्रा बेचने के लिए तैयार है। ओके, मान लीजिए कीमत बढ़ जाती है, कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाता है, तो पूर्ति बढ़कर OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। समझ में आ रहा है? जब कीमत OP है, पूर्ति की मात्रा OQ है। जब कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, पूर्ति भी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। ठीक है, उल्टा पढ़ लीजिए।
अगर कीमत OP1 है, पूर्ति की मात्रा OQ1 है, अगर कीमत घटकर OP हो जाती है तो पूर्ति घटकर क्या हो जाएगी, OQ हो जाएगी। कहने का अभिप्राय क्या है इस डायग्राम के माध्यम से, जो किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की मात्रा में सीधा संबंध यानी कि धनात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। ठीक है मेरे बेटा, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़िया तरीके से डायग्राम को एक्सप्लेन भी करेंगे एग्जाम में। अब जो ये पूर्ति का नियम है कहीं ना कहीं कुछ मान्यताओं पर आधारित है, कुछ मान्यताओं पर आधारित है, क्योंकि अभी मैंने बात की थी अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें कौन सी थी, जो कहीं ना कहीं कीमत के अलावा किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं, उनको हमने स्थिर माना था। अब ये कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले क्या है मेरे बेटा, उत्पादन के साधनों की पूर्ति और कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन के साधन कौन से होते हैं? उत्पादन के साधन मेरे बेटा वे साधन होते हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन में सहयोग करते हैं। ठीक है, जो उत्पादन के साधन हैं उनकी पूर्ति स्थिर रहती है और उनकी कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ना वो महंगे होते हैं ना ही सस्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर साधन बढ़ जाएंगे किसी वस्तु को उत्पादन करने वाले, तो पूर्ति बढ़ जाती है। अगर उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो पूर्ति कम हो जाएगी, तो महंगे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन के साधन होते हैं जिनसे वस्तु और सेवाएं पैदा की जाती हैं, उनकी पूर्ति और उनकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। तकनीक क्या होती है? तकनीक होती है मेरे बेटा जिस तकनीक से आप किसी वस्तु को उत्पादित करते हैं। अगर तकनीक उन्नत तकनीक आ जाएगी तो पूर्ति बढ़ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, तकनीक को भी स्थिर मान लेते हैं, तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं होता उत्पादन की। तीसरा, फर्म के उद्देश्य गोल में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्या होता है ये समझाता हूं। देखिए, फर्म के दो तरह के उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जैसे मान ली 10 रुपए की चीज है, उसको 50 का बेचेंगे, 60 का बेचेंगे, 100 का बेचेंगे। ठीक है ना, इनकी पर यूनिट आप ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है मेरे बेटा। दूसरा क्या होता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सेल मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, 10 रुपए की चीज को 50 की ना बेच के 20 की बेच लीजिए, 15 की बेच लीजिए। जब कीमत कम होती है तो मांग ज्यादा हो जाती है, तो आप ज्यादा सामान बेच पाते, से प्रॉफिट बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? एक तो क्या होता है, आप सामान कम बेचते हैं और उनको ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। दूसरा, कम कीमत करके आप ज्यादा सामान बेचना चाहते हैं। तो यहां पर ये कहना क्या चाहता है, जो फर्म का उद्देश्य है, चाहे वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ठीक है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फर्म का एम नहीं बदलेगा, गोल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा, अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये अन्य वस्तुएं क्या होती है? देखिए, एक फर्म कहीं ना कहीं एक वस्तु को उत्पादन करे, कई वस्तु को उत्पादन करती है, ठीक है ना। अगर दूसरी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं तो फर्म क्या करती है, दूसरी वस्तु की पूर्ति बढ़ा देती है, ठीक है ना। और जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता उसकी पूर्ति वो कम कर देती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या है, जो अन्य वस्तुएं हैं, जो फर्म में दूसरी अन्य वस्तुएं प्रोड्यूस करती है, उनकी कीमतें ना तो घटती है ना बढ़ती है ना, उनकी कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, अन्य वस्तुएं मतलब हम जिस वस्तु की बात करें इसके अलावा जो अन्य वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होता। तो कीमतें बढ़ने से वो फर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है, तो फर्म फिर उनकी सप्लाई बढ़ा देती है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि अन्य वस्तु की कीमतों में परिवर्तन नहीं होता। पांचवा, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगर हमें लगता है किसी वस्तु की कीमत भविष्य में घटेगी या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो पूर्ति को प्रभावित करती है। अगर हमें लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो वर्तमान में पूर्ति घटा देंगे। अगर हमें लगता है कोई वस्तु भविष्य में सस्ती होने वाली है तो जो विक्रेता होता है वर्तमान में ज्यादा वस्तुएं बेचना चाहता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना भी नहीं होनी चाहिए। ये क्या मान्यताएं हैं, ये क्या है, मान्यताएं हैं। कहीं ना कहीं ये कीमत के अलावा जो अन्य बातें जिनको हम लोग स्थिर मान लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ति के नियम के अपवाद। अपवाद क्या होते हैं, जिन पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। किन पर नहीं होता, कृषि उत्पादों पर। कृषि उत्पादों पर यह नियम लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा जो कृषि उत्पाद होते हैं कहीं ना कहीं जो उनकी सप्लाई है वो सीजनल होती है, मौसमी होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जो गेहूं है वो सर्दी के मौसम में आती है, मार्च अप्रैल में कटती है। अगर मई जून में एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाए तो आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? क्योंकि एकदम से उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि एक मौसम होता है सर्दी का जिसमें गेहूं पैदा होता है, ठीक है ना। तो कीमत बढ़ने पर भी आप पूर्ति नहीं बढ़ा पाओगे। कहने का अभिप्राय क्या है, कृषि उत्पादों पर यह नियम दृढ़ता से लागू नहीं होगा।
दूसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर भी उनकी सीमित मात्रा में पूर्ति की जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं कौन सी होती है बेटा? जो बहुत अमीर, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, जिन वस्तुओं को यूज करते हैं, जैसे महंगी महंगी घड़ी होगी, मोबाइल हो गया, महंगी महंगी गाड़ियां होगी, है ना, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये खास वर्ग के अमीर लोगों के लिए ही बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ऊंची कीमतों पर भी पूर्ति नहीं बढ़ाई जाती, उनकी सीमित मात्रा में ही पूर्ति की जाती है। जैसे हमने पढ़ा है, ऊंची कीमतों पर पूर्ति ज्यादा होती है, पर इनकी पूर्ति में ज्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि केवल ये एक अमीर वर्ग के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो इस पर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। क्लियर है ये? सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं कीमतें बढ़ने पर भी उनकी सीमित मात्रा में ही पूर्ति की जाती है। ओके, लास्ट पॉइंट क्या है? नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुएं कौन सी होती है बेटा? जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे दूध है, जैसे सब्जियां होती है मार्केट में, आलू प्याज, नमक, सॉरी आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है ना। शाम को जब आप मंडी जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, उसे लगता है कि अगर मैं कल तक बनाऊं तो खराब हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कीमतें कम होती हैं, वो कम कीमतों पर भी वो ज्यादा सामान बेचना चाहता है, ताकि कल तक वो बिल्कुल खराब ना हो जाए, क्योंकि अगले दिन खराब हो जाएगा फिर बिकेगा ही नहीं वो, है ना। तो जो नाशवान वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमतें कम होने पर भी विक्रेता उनकी ज्यादा मात्रा में पूर्ति करता है। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है बेटे आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, उसी वजह से जो फाइनल पेपर के लिए ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा आसान है, इतना बहुत आसान है। अगर एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। धन्यवाद बेटा।